बनाने हैं ताकि आप लोगों को रिवीजन करते टाइम कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ओके। सीक्वेंस मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सीक्वेंस के अंदर हम लोग चैप्टर्स को पढ़ेंगे। ठीक है ना, हम लोग स्टार्ट करेंगे, मतलब जो ड्रॉपर की मेरी सीक्वेंस होती है वो इस टाइप की सीक्वेंस है। सीक्वेंस मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सीक्वेंस के अंदर हम लोग चैप्टर्स को पढ़ेंगे। ठीक है ना, हम लोग स्टार्ट करेंगे, मतलब जो ड्रॉपर की मेरी सीक्वेंस होती है वो इस टाइप की सीक्वेंस है कि आपको किसी भी चैप्टर के अंदर ऐसा ना लगे कि ये चीज तो हमें कराई नहीं गई है। ठीक है ना, हम लोग ऐसी कंटिन्यूएशन में बढ़ेंगे कि किसी भी चैप्टर में कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे तो उसके लिए पुराने चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपको आते होंगे। ठीक है ना, तो इसी सीक्वेंस के अंदर हम लोग पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट, गैसेस स्टेट, रेडॉक्स रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स, रेडियोएक्टिविटी, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट। एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसा कि आप लोगों को पता है कि फिजिक्स के अंदर भी होता है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का काफी सारा पार्ट आप लोगों का ऑलरेडी फिजिक्स के अंदर हो जाएगा। जो पार्ट फिजिक्स में नहीं होगा उसको हम लोग लास्ट में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, सरफेस केमिस्ट्री आप लोगों को दूसरे से पढ़ाएंगे, तो उसके बारे में आप चिंता ना करें। वैसे भी वो शुद्ध रूप से रटने वाला चैप्टर है, अगर कोई ना भी पढ़ा है तो भी आप लोगों को सिंपली उसको रटना है। ठीक है ना, तो बाकी जो मेन मेन चैप्टर है उनको हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है ना, गौरव कुमार एक चीज को आप स्पैम कर रहे हो, बेसिक्स से पढ़ाएंगे। पहली बात तो ये बताओ कौन सी क्लास में हो तुम, है ना। जो बच्चे ड्रॉपर होते हैं ना वो ये बात पूछते ही नहीं है, बेसिक्स से पढ़ाएंगे। बेटा ड्रॉपर बच्चे तो कम से कम ये माना जाता है कि बेसिक तो आपको आता ही होगा, अनपढ़ थोड़ा ना हो आप। बात समझ में आई? हाँ, लेकिन इतना इतना मैं आप लोगों को गारंटी दे देता हूँ कि इस पूरे इंडिया के अंदर जितने भी ड्रॉपर बैच चलते हैं, चाहे ऑनलाइन चलता है चाहे ऑफलाइन चलता है, उससे ज्यादा डिटेल में हम लोग इस कोर्स को कंडक्ट करेंगे। ठीक है ना, आप किसी भी कोचिंग के ड्रॉपर बैच के नोट से कंपेयर कर सकते हैं कि कंटेंट ज्यादा कहाँ पर मिलेगा। ठीक है ना, ये ओपन चैलेंज मैं आप लोगों को देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले चैप्टर से। एंड फर्स्ट चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट, जिसको कि हम लोग एक तरीके से मोस्ट एसेंशियल चैप्टर बोलते हैं किसका, फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है ना, इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली तो पूछे जाते ही हैं, और उसके अलावा आगे आने वाले फिजिकल केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर के अंदर भी इसका यूज होगा ही होगा। मतलब ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जहां पर कि मोल कॉन्सेप्ट का यूज नहीं होगा। तो ये अपने को अच्छे से आना चाहिए। आप में से काफी सारे लोगों ने अभी अभी जेई मेन भी दिया होगा, फेब्रुअरी अटेम्प्ट, मार्च अटेम्प्ट। ठीक है ना, तो फेब्रुअरी अटेम्प्ट और मार्च अटेम्प्ट के पेपर्स में आपने पाया होगा कि लगभग हर एक पेपर के अंदर मोल कॉन्सेप्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन था, है ना। लगभग हर एक पेपर के अंदर लगभग हर एक पेपर के अंदर मोल कॉन्सेप्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन था, और उसके अलावा बाकी चैप्टर के अंदर भी मोल कॉन्सेप्ट का जो यूज होता है वो आप लोगों को पता ही है ना। तो ये सब बातें दिमाग में रखें कि कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, है ना। चलो, तो मोल कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सब्सटेंस की अमाउंट को मेजर करना सीखते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि मोस्ट एसेंशियल चैप्टर है। ठीक है ना, अरे बेटा ये सब बातें छोड़ो, सिलेबस कंप्लीट कब होगा, कब क्या नहीं होगा, पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। ठीक है ना, अगर अभी भी मतलब 11 12 में भी तुमने यही सब गलतियां करी, ड्रॉप ईयर के अंदर भी यही सब गलतियां करोगे, पढ़ाई के अलावा बाकी बातों के ऊपर फोकस करते रहोगे, तो ये ड्रॉप लेना भी तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है ना, आई बात समझ में? तो सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें। ठीक है ना, क्योंकि ड्रॉपर बच्चों के पास वेस्ट करने के लिए भी टाइम नहीं होता है। ओके, चलो, तो मोल कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहले हेडिंग आप लोग डालेंगे मैटर। ठीक है ना, और मैटर आप लोगों को पता ही है क्या होता है, बुक इज डेफिनेशन की एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो डेफिनेशन लिखने की जरूरत है कि नहीं है? नहीं है। ठीक है ना, ड्रॉपर बच्चे अपने को जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मैटर की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, मैटर या एक तरीके से हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या, सब्सटेंस। मैटर बोलने में ऐसा लगता है कि पता नहीं किस चीज की बात हो रही है, लेकिन अगर हम लोग मैटर को सब्सटेंस लिखेंगे तो फिर अपना वो जो कंफ्यूजन है, वो थोड़ा सा हिचक है, वो खत्म हो जाती है। ठीक है ना, क्योंकि सब्सटेंस अपने लिए फेमिलियर वर्ड है। ठीक है, सब्सटेंस जो वर्ड है वो अपने लिए फेमिलियर वर्ड है, और अपने आसपास हम लोग दुनिया भर के सब्सटेंसेस को देखते हैं कि नहीं देखते हैं। ठीक है, तो उन सब्सटेंसेस का सबसे पहली बात तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और सब्सटेंसेस का क्लासिफिकेशन मेनली दो टाइप से होता है। कैसे कैसे? एक क्लासिफिकेशन होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। यार ये जितने भी आलतू फालतू के क्वेश्चन पूछने वाले स्टूडेंट है ना, कृपया मेरे बैच के अंदर ज्वाइन ना करें। सर न्यू नोटबुक बनानी है, सर ये लिखना है कि नहीं लिखना है, सर क्वेश्चन को कैसे कॉपी करेंगे, क्या हो यार तुम, है ना। मतलब एक तरीके से तुम्हारा स्कूल लेवल खत्म हो चुका है, उसके बाद भी ऐसी चीजें पूछने की जरूरत पड़ती है तुम्हें? सोचो तो सही। चलो, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, फिजिकल क्लासिफिकेशन, ये सब कुछ अभी लिखना नहीं, क्योंकि ये सब मानकर चलता हूँ कि आप लोगों को आता है। फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, फिजिकल क्लासिफिकेशन जो हम लोग करते हैं मैटर का, वो किसके बेसिस पर करते हैं, फिजिकल स्टेट के बेसिस पर करते हैं। अब वैसे तो कई सारी फिजिकल स्टेट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन जेई के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें तो मैटर की सिर्फ और सिर्फ तीन स्टेट कंसीडर करी गई है। कौन कौन सी? सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। तो जब तक हम लोग जेई का एग्जाम देंगे तब तक अपने को इन तीन स्टेट के अलावा और किसी भी फिजिकल स्टेट के बारे में नहीं सोचना है। ये बात समझ में आई, है ना। ओके, तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और ये जो तीनों स्टेट होती है, सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है और गैसेस स्टेट है, ये तीन अलग अलग चैप्टर है। अभी अभी मैंने लिस्ट के अंदर बता भी दिया था। गैसेस स्टेट जो कि अपना अगला चैप्टर रहेगा। ठीक है ना, उसके बाद में लिक्विड स्टेट जिसको कि एनसीईआरटी ने सॉल्यूशन के नाम से दिया हुआ है, और सॉलिड स्टेट। आई बात समझ में? तो ये तीन अलग अलग चैप्टर है जिनको डिटेल में हम लोग वहां पर करेंगे। मतलब इस चैप्टर में मेनली अपने को जो क्लासिफिकेशन डिस्कस करना है वो कौन सा वाला करना है, केमिकल क्लासिफिकेशन करना है। तो मैटर आपने जो हेडिंग डाली थी, ठीक है ना, इस मैटर हेडिंग के बाद में नोट आप जो करोगे वो ये चीज करेंगे कि मैटर जो है, मैटर का हम लोग कौन सा क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, मैटर, और यहीं पर लिख लेना केमिकल क्लासिफिकेशन। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को कोई डाउट ना आए, है ना, तो ये कमेंट करना छोड़कर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें। जितने ज्यादा कमेंट करेंगे उतने ज्यादा आप लोगों को डाउट्स आएंगे। ओके, तो सब कुछ छोड़कर सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि अगर ये साल भी आपका बिगड़ गया तो ये मान लेना रामू का बना दिए जाओगे। ठीक है, तो अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो उसके लिए पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। ठीक है ना, तो मैटर की अगर हम लोग बात करें तो मैटर का हम लोग करेंगे क्लासिफिकेशन, कौन सा, केमिकल क्लासिफिकेशन। और केमिकली जो अपना सब्सटेंस होगा वो दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहला कौन सा होता है, पहला रहेगा अपना मिक्सचर, और दूसरा अपना जो रहेगा वो कौन सा, प्योर सब्सटेंसेस। अब मिक्सचर आपको समझ में आना चाहिए कि मिक्सचर जो है वो प्योर सब्सटेंस से ही मिलकर बना होगा। कि एक कंटेनर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस को डाल देंगे तो बेसिकली क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। मिक्सिंग अगर यूनिफॉर्म होगी तो मिक्सचर को क्या बोलते हैं, होमोजीनियस, और मिक्सिंग अगर नॉन यूनिफॉर्म होगी तो उसको क्या बोलते हैं, हेटेरोजीनियस बोलते हैं। तो इनके भी कंपोजिशन वगैरह को हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, लेकिन मेनली अपना जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। केमिकली
मैटर की एक कैटेगरी होती है कौन सी, प्योर सब्सटेंस। और प्योर सब्सटेंस जो होगा वो दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, एक होता है एलिमेंट और दूसरा होता है क्या, कंपाउंड। ठीक है ना। सार्थक अवस्थी 12th पास होकर भी यूनिफॉर्म का मतलब नहीं पता है ना अपने को, सोचो। ओके तो प्योर सब्सटेंस दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो यहीं से हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हम लोग पहले पढ़ेंगे एलिमेंट को, हम लोग फिर पढ़ेंगे कंपाउंड को, इनका पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे, इनके अमाउंट को मेजर करना सीखेंगे, उसके बाद आएंगे हम लोग इसके ऊपर मिक्सचर के ऊपर। तो इस तरीके से ये चैप्टर का फ्लो रहेगा। आई बात समझ में। तो ये पूरा डायग्राम कॉपी कर लिया आपने, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा आप एलिमेंट, नेक्स्ट हेडिंग डालें एलिमेंट, ठीक है। तो एलिमेंट का बेसिक डेफिनेशन क्या होगा लिखना कि इट इज अ प्योर सब्सटेंस, साथ साथ कॉपी करते चले। इट इज अ प्योर सब्सटेंस which contains which contains only one type of atoms। एटम क्या होता है वो क्लियर है अपने को, ठीक है ना। एटम एक टाइप ऑफ पार्टिकल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। और जो एलिमेंट है वो बेसिकली क्या है, एलिमेंट पूरा का पूरा एक सब्सटेंस है। एक सिंगल पार्टिकल को तो हम लोग सब्सटेंस बोलते नहीं है, ठीक है ना। सब्सटेंस जब भी बात कर रहे हैं मतलब बल्क अमाउंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एलिमेंट क्या है, एक सब्सटेंस है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, एटम्स प्रेजेंट होंगे। वो सारे एटम कैसे हैं, एक ही टाइप के हैं, तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, एलिमेंट बोल देते हैं। और अपने को पता है जैसे एलिमेंट, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ठीक है ना। उसके अलावा कार्बन भी एक एलिमेंट है, ठीक है। आयरन एक एलिमेंट है, सिल्वर एक एलिमेंट है, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सब एलिमेंट है। एंड टिल डेट कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, टिल डेट कितने 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। सभी का कुछ ना कुछ नाम है, ठीक है। ये बात अपने को क्लियर है। अब जो 118 एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं किससे, उनके एटॉमिक नंबर से। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखना कि एलिमेंट्स एलिमेंट्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय दियर एटॉमिक नंबर्स, ठीक है ना। एलिमेंट्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर एटॉमिक नंबर्स, ठीक है ना। तो इस पॉइंट का कंक्लूजन क्या हुआ कि हर एक एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो कैसा होगा, यूनिक होगा। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर 2 होता है। कार्बन के लिए एटॉमिक नंबर 6 होता है। आयरन के लिए 26 होता है। तो हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फिक्स होता है। एटॉमिक नंबर क्या बताता है, किसी भी एटम के अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में बताता है, ठीक है ना। तो 12 पास स्टूडेंट को इतनी बात पता होगी कम से कम, इतना मानकर मैं चल सकता हूं, है ना। ओके तो एलिमेंट्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना एन एलिमेंट मे हैव टू और मोर आइसोटॉप्स, टू और मोर आइसोटॉप्स, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि होगा नहीं होगा, ऐसा नहीं कि हर एक एलिमेंट के लिए कुछ ना कुछ आइसोटॉप्स होंगे, ठीक है ना। कुछ के होते हैं कुछ के नहीं होते। और आइसोटॉप क्या होता है, ऐसे एटम्स जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम हो लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। आई बात समझ में। जैसे हाइड्रोजन के लिए हम लोग बात करें तो 1h1 1h2, ठीक है। नेचुरली अकरिंग ये दो है, उसके अलावा 1h3 है जो कि लैब के अंदर बनता है। कार्बन की अगर बात करेंगे तो कार्बन क्या हो जाएगा, 6C12 एंड 6C14। आई बात समझ में। तो एलिमेंट का एक से मतलब दो या दो से ज्यादा आइसोटॉप भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, चलो अगले स्लाइड पर दिखा देता हूँ। और इसमें लिखना कि इन नेचर, इसको स्टार मार्क कर लेना, इन नेचर most elements most elements exist in atomic form, but few elements exist in molecular form, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि एटम एंड मॉलिक्यूल दोनों क्या है, टाइप ऑफ पार्टिकल है। वन सिंगल पार्टिकल के टाइप है, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट पार्टिकल के टाइप में एक एटम होता है और एक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट है 118 एलिमेंट है, इनमें से ज्यादातर तो क्या होते हैं, एटॉमिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन देयर आर सम एलिमेंट जो कि कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो वो कौन कौन से एलिमेंट है वो अपने को याद होने चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम लोग यहीं पर लिस्ट बना लेते हैं कि एलिमेंट्स एंड उनकी नेचुरल फॉर्म। काफी कुछ आप लोगों को ऑलरेडी याद होंगे और नहीं भी याद है तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है ना। और हम लोग सिर्फ कौन से वालों को लिख रहे हैं, मॉलिक्यूलर वालों को लिख रहे हैं, क्योंकि उनके अलावा बाकी सब कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, एटॉमिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसका, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज H2, ठीक है ना। नेक्स्ट नाइट्रोजन की हम लोग बात करते हैं, तो नाइट्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2। ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करें तो ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करता है नेचर में, O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जितनी भी हेलोजन है, कितनी हेलोजन होती है, चार, ठीक है ना। तो चार हेलोजन में फ्लोरीन कैसे एग्जिस्ट करता है, F2 क्लोरीन कैसे एग्जिस्ट करता है, Cl2 ब्रोमीन कैसे एग्जिस्ट करता है, Br2 और आयोडीन कैसे एग्जिस्ट करता है, I2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद नंबर आता है किसका, फास्फोरस का, ठीक है ना। फास्फोरस नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है, Sp4। एंड लास्ट है अपने पास में कौन सा, सल्फर। और सल्फर एग्जिस्ट करता है कैसे, S8। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और इनके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बाकी सब कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एटॉमिक फॉर्म में। तो याद रखना इजी हो जाएगा, बोलो। तो एलिमेंट्स क्लियर है, व्हाट आर एलिमेंट्स, ठीक है। चलो तो पहला प्योर सब्सटेंस तो क्या हुआ, एलिमेंट हुआ। नेक्स्ट हेडिंग डालिए कंपाउंड, नेक्स्ट हेडिंग डालिए कंपाउंड। बेटा कॉपी करने का प्रॉपर टाइम मैं आप लोगों को दे रहा हूं, मैंने बोला साथ के साथ लिखो। अब अगर सर की बात नहीं मानोगे तो कैसे काम चलेगा। अपने को 2 साल का सिलेबस 1 साल में कंप्लीट करना है, इतनी बात समझे। जो इस स्पीड से मैच कर सकते हैं वही इस बैच के अंदर है। इसीलिए मैंने बोला था आप में से कुछ बच्चे 11th वाले और 12th वाले भी आए हुए हैं, ठीक है ना। तो मैंने उनको क्या बोला कि चुपचाप बैठकर पढ़ो। अगर स्पीड से मैच कर पाओगे तो बैच में रहना, अदरवाइज टाटा बाय बाय, ठीक है। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालें कंपाउंड, नेक्स्ट हेडिंग डालें कंपाउंड। क्योंकि देखो हर क्लास की स्पीड अलग अलग होती है, क्योंकि वहाँ के बच्चों का मेंटल लेवल अलग अलग होता है। अभी अभी मैंने 11th के अंदर भी ये चैप्टर स्टार्ट किया, ये कंपाउंड हेडिंग तक पहुंचने में मुझे 2 लेक्चर लग गए थे, सोचो। पूरे 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 2 लेक्चर 180 मिनट के बाद में मैं कंपाउंड हेडिंग डाल पाया था, है ना। तो जिनको उस स्पीड से पढ़ना है तो वो वहां पर आए। इवन इवन 2 लेक्चर के बाद भी नहीं, तीसरे लेक्चर के बीच में कहीं पर, 2.5 क्लास के बाद। ओके चलो तो कंपाउंड, प्योर कंपाउंड भी क्या है, प्योर सब्सटेंस मेड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन,
chemical combination of two or more elements in a fixed proportion. ठीक है, प्योर सब्सटेंस है जो किससे मिलकर बना हुआ है, बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो कम से कम किसी भी कंपाउंड के अंदर क्या होंगे, दो एलिमेंट होंगे, ठीक है ना, कम से कम दो एलिमेंट होंगे। मैंने क्या बोला, 11 12 वालों को कुछ बोलना नहीं, चुपचाप बैठे रहो क्लास के अंदर, ठीक है ना। मतलब ये वही वाली बात है कि अगर आप किसी दूसरे के घर पर जाते हो वहां जाकर नखरे करोगे क्या अपने घर जैसे, नहीं ना, चुपचाप जो मिल रहा है उसके अंदर खुश रहो। ओके, तो एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो जैसे वाटर है, तो वाटर बेसिकली क्या हुआ, एक कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है ना। मीथेन की अगर हम लोग बात करें तो वो क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। ग्लूकोज की अगर हम लोग बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे यूरिया है, यूरिया भी क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ड्रॉपर के हिसाब से तो ये सब भी मुझे कराना नहीं था, फिर भी मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना। आई बात समझ में, मतलब ये मेरी दरियादिली मान लो कि मैं आधा घंटा इस चीज में लगा रहा हूँ। तो वाटर है, मीथेन है, ग्लूकोज है, यूरिया वगैरह है, तो इसके अंदर क्या होगा, कम से कम दो एलिमेंट होंगे। जैसे अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है। मीथेन के अंदर क्या होता है, मीथेन के अंदर कार्बन हाइड्रोजन होता है। ग्लूकोज के अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। यूरिया के अंदर क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है। तो एक कंपाउंड के अंदर कम से कम कितने एलिमेंट होंगे, दो एलिमेंट होंगे, और दो से ज्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं। और हर एक एलिमेंट का जो प्रपोर्शन है वो कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। अब वो प्रपोर्शन जैसे बुकिश लैंग्वेज में तो क्या लिखा हुआ है, फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है बुकिश लैंग्वेज में, तो फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास होता है। लेकिन वो बहुत पुरानी थ्योरी है क्योंकि उसके अंदर आइसोटॉप को कंसीडर नहीं किया हुआ है। तो वो फिक्स्ड प्रपोर्शन एक्चुअली में क्या होना चाहिए, बाय नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन उसकी भी इतनी ज्यादा अपने को जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे अगर हम लोग मीथेन की बात करें तो मीथेन कहीं से भी हम लोग कलेक्ट करेंगे तो मीथेन के अंदर कार्बन अपने को कितना मिलता है, दो टाइप के एलिमेंट इसके अंदर है, कार्बन है और हाइड्रोजन है, ठीक है ना। एंड कार्बन की अगर हम लोग बात करें तो कार्बन इसके अंदर कितना होता है, 75% बाय मास। और इसी तरीके से हाइड्रोजन कितना होता है, 25% बाय मास। और ये कैसे निकलता है, ये आगे चल के हम लोग सीखेंगे, इसी चैप्टर के अंदर हम लोग सीखेंगे। आई बात समझ में। तो एक तो होता है एलिमेंट और टू और मोर एलिमेंट के केमिकल कॉम्बिनेशन से, ऐसा नहीं कि उनको हम लोगों ने सिर्फ मिक्स कर दिया, ठीक है ना। तो जैसे एक किसी ने पूछा कि सर अलॉय भी कंपाउंड होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि अलॉय के अंदर जो एलिमेंट्स है उनका सिर्फ मिक्सिंग है, ठीक है ना। जैसे मेटल्स है, जितनी भी मेटल्स है वो क्या है, एलिमेंट है। अब टू और मोर मेटल्स को पहले हम लोगों ने क्या किया, पिघला दिया और उसके बाद उनको मिक्स कर दिया। जब वो वापस से सॉलिडिफाई होते हैं तो वो बेसिकली क्या बन जाते हैं, मिक्सचर। उनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, मिक्सचर है। तो अलॉय इज नॉट अ कंपाउंड बट इज अ मिक्सचर। आई बात समझ में। और उस मिक्सचर है तो उसके अंदर हम लोग कंपोजिशन को चेंज कर सकते हैं, प्रोपोर्शन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड के अंदर कभी भी प्रोपोर्शन चेंज नहीं होता, ठीक है। आई बात समझ में। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं इसके सिंगल पार्टिकल की। तो देखो कंपाउंड बनाने के लिए कम से कम कितने एलिमेंट चाहिए, बोलो। कंपाउंड बनाने के लिए कम से कम कितने एलिमेंट चाहिए, दो एलिमेंट चाहिए, ठीक है ना। अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बात करें तो कंपाउंड का एक पार्टिकल बनाने के लिए दोनों एलिमेंट के कम से कम एक एक एटम होंगे। कंपाउंड का एक पार्टिकल बनाने के लिए दोनों एलिमेंट के कम से कम एक एक एटम होंगे, ठीक है ना। तो कंपाउंड के एक पार्टिकल में मिनिमम कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, मिनिमम कितने नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए, टू एटम्स होने चाहिए। और टू एटम्स या थ्री एटम्स या फोर एटम्स, मिनिमम टू एटम्स अगर केमिकली बॉन्डेड है तो बनने वाले पार्टिकल को क्या बोलते हैं हम लोग, मॉलिक्यूल बोलते हैं। मतलब प्योर सब्सटेंस जो अपना कंपाउंड है उसका सिंगल पार्टिकल क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल कहलाता है, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा कि ऑल कंपाउंड्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। कंपाउंड कभी भी एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो हमेशा कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी के अंदर एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है कि कंपाउंड अगर आयनिक कंपाउंड है तो उसके सिंगल पार्टिकल को मॉलिक्यूल ना बोलकर क्या बोल देते हैं, फॉर्मूला यूनिट बोल देते हैं। वो कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना। उसके सिंगल पार्टिकल को क्या बोल देते हैं, फॉर्मूला यूनिट बोल देते हैं। ओके, हाँ ये भी लिखा दो, 12th पास स्टूडेंट को सब लिखा दो। सर चुल्लू पर पानी लेकर बैठा करो ऐसे डाउट पूछने से पहले, है ना। वो कमेंट लिखने से पहले उसमें एक डुबकी मार लिया करो, ठीक है ना। तो ऑल कंपाउंड्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। आई बात समझ में। तो इससे फाइनली कंक्लूजन अपने को क्या निकला, ठीक है ना, जिससे जिसके अंदर काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ठीक है ना। एलिमेंट एंड कंपाउंड ये जो है वो टाइप ऑफ सब्सटेंस है, ठीक है ना, टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस है। एंड एटम एंड मॉलिक्यूल ये क्या होते हैं, टाइप ऑफ पार्टिकल होते हैं, ठीक है ना। अब किसके लिए एटम होगा, किसके लिए मॉलिक्यूल होगा, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, सब्सटेंस के ऊपर। तो एक नोट डालना और इसके ऊपर भी स्टार लटकाना। और इससे क्या समझ में आया अपने को कि यूनिट पार्टिकल बोलने का मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच एग्जिस्ट इन नेचर इंडिविजुअली, ठीक है ना। तो यूनिट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड ये बेसिकली क्या होता है, ऑलवेज मॉलिक्यूल होता है, ऑलवेज मॉलिक्यूल होगा। और अगर हम लोग बात करें यूनिट पार्टिकल, ये यूनिट पार्टिकल अपने नोट्स की टर्म है, आप लोगों को बाकी बुक वगैरह के अंदर, नोट्स वगैरह के अंदर नहीं मिलती है। चीजें क्लियर है, इस वजह से एक नई टर्म डिफाइन कर रखी है यूनिट पार्टिकल। और यूनिट पार्टिकल एलिमेंट के लिए, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के लिए तो क्या होता है, एटम्स होते हैं, ठीक है ना। और कुछ एलिमेंट्स के लिए वो क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल फॉर फ्यू। और किसके लिए मॉलिक्यूल होते हैं वो ऑलरेडी हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया है ना। किसके लिए मॉलिक्यूल होता है वो हम लोगों ने ऑलरेडी नोट डाउन कर लिया है। आई बात समझ में, ठीक है। तो एक तरीके से अपने को ये समझ में आ गया कि किसके लिए एटम होगा, किसके लिए मॉलिक्यूल होगा। सेम एटम के ग्रुप को भी मॉलिक्यूल कहते हैं भैया। टू और मोर एटम्स के केमिकली बॉन्डेड कॉम्बिनेशन मतलब पार्टिकल को हमेशा मॉलिक्यूल ही कहते हैं। सोचो तो सही यार, ऐसे ऐसे डाउट पूछ रहे हैं ये ड्रॉपर बैच के अंदर आकर, है ना। मुझे पता है तुम कौन से वाले हो, 11 12 वाले हो। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ बेटा इन लोगों को पढ़ने दो यार, ड्रॉपर बच्चों को। तुम्हारे लिए तो भी टाइम है, तुम अगले साल ड्रॉप लेना। क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, कम से कम इंसानियत तो रखो, है ना। अगर तुम किसी को डिस्टर्ब कर रहे हो तो डेफिनेटली तुम्हें भी फिर आगे चलकर कोई ना कोई डिस्टर्ब करेगा। तब सोचना क्या कैसा लगता है, ठीक है ना। चलो, तो मेटल का क्लासिफिकेशन अपने को अच्छे से समझ में आ गया। नाउ हेडिंग डालें मोल। मोल जिसको कि हम लोग डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल एन से,
बेटा 11th क्लास में आके पढ़ना अमृतांशु अमन, है ना? अभी टाइम है ना तेरे पास, तो 3 साल है, मिल ही जाएगा फॉर्मूला यूनिट फिर से। चलो हेडिंग डालें मोल। मैं अगेन हाथ जोड़कर बोलता हूँ 11 12th वाले अगर इस बैच के अंदर प्रेजेंट है, हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ, तुम्हारे घर वालों ने कोई तुम्हें संस्कार अगर दिए हुए हैं तो इस बात की गहराई समझो कि टीचर तुम्हें कोई बात हाथ जोड़कर बोल रहा है। अगर 11 12th क्लास वाले बच्चे अगर जबरदस्ती इस क्लास के अंदर हैं, मैंने क्या बोला कि या तो निकल जाओ, लेकिन अगर पढ़ना ही है तो एक भी कमेंट मत करो प्लीज, ठीक है ना? हाथ जोड़कर मैं बोल रहा हूँ, अगर कुछ भी संस्कार तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें दिए हो तो प्लीज खुद की अज्ञानता के चक्कर में दूसरे बच्चों का नुकसान मत करो प्लीज। तुम्हारे लिए अलग अलग बैच है ना, 11th वालों के लिए 11th का बैच है, 12th के अंदर 12th का बैच है, वहां जाकर पढ़ो यार, है ना? चलो तो मोल, मोल बेसिकली क्या है? तो इट इज यूज, मोल को क्यों यूज करते हैं हम लोग? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलिए, ठीक है ना? अब वन मोल का एक बुकिश डेफिनेशन भी होता है कि नहीं होता है? तो वो सब आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन्स एज मेनी यूनिट पार्टिकल्स एज देयर आर नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम सैंपल ऑफ दिस एंड दैट, ठीक है ना? तो अपने को कोई अभी थ्योरेटिकल एग्जाम देना है क्या? नहीं देना है, ठीक है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इसको क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो वन मोल बहुत मतलब मोल जो है वो बहुत ही सिंपल सी चीज है, ठीक है ना? वन मोल हम लोग किसका निकालेंगे? प्योर सब्सटेंस का निकालेंगे। अभी हम लोग किसके अमाउंट को मेजर करना सीख रहे हैं? सिर्फ प्योर सब्सटेंस। दो टाइप के प्योर सब्सटेंस है, एलिमेंट एंड कंपाउंड, ठीक है ना? एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो वन मोल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, वन मोल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, इसका मतलब क्या होता है? 6.022 into 10 रेज़ पावर 23 यूनिट पार्टिकल। पूरा लिखेंगे, आधा नहीं लिखेंगे, ठीक है ना? यूनिट पार्टिकल ये वर्ड अगर अपने नोट्स में डिफाइंड है तो अपने को हमेशा यही बोलना चाहिए, ठीक है ना? वन मोल ऑफ प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? 6.022 into 10 रेज़ पावर 23 यूनिट पार्टिकल। और किसके लिए यूनिट पार्टिकल एटम होगा और किसके लिए यूनिट पार्टिकल मॉलिक्यूल होगा, वो डिपेंड करता है सब्सटेंस के ऊपर। अभी पिछले वाले नोट के अंदर ही हम लोगों ने लिख लिया था, ठीक है ना? नाउ ये जो एक नंबर है 6.022 into 10 रेज़ पावर 23, इस नंबर को एक सिंबल दे रखा है क्या? Na, ठीक है ना? तो इसी का मतलब क्या हो जाएगा? Na यूनिट पार्टिकल्स, ठीक है ना? इस नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग? एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं। कई बार समझ में। तो वन मोल ऑफ प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या हो जाएगा? उस सब्सटेंस के Na यूनिट पार्टिकल्स के ग्रुप को हम लोग क्या बोल देते हैं? वन मोल बोल देते हैं। जैसे कि सपोज 12 ऑब्जेक्ट के ग्रुप को हम लोग क्या बोल देते हैं? डजन बोल देते हैं। दो ऑब्जेक्ट के ग्रुप को क्या बोल देते हैं? पेयर बोल देते हैं, ठीक है ना? 1000 को हम लोग किलो बोल देते हैं। तो इसी तरीके से 6.022 into 10 रेज़ पावर 23 के ग्रुप को क्या बोल देते हैं हम लोग? वन मोल बोल देते हैं। तो मोल इज नथिंग बट इज सिमिलर टू डजन। आई बात समझ में? अब किसके लिए एटम होगा, किसके लिए मॉलिक्यूल, ये आपके अंदर कंफ्यूजन चल रहा होगा कई सारे बच्चों के अंदर क्लास 9 से, जब पहली बार आप लोगों ने मोल का नाम सुना था, ठीक है ना? काफी सारे बच्चों के अंदर ये कंफ्यूजन होता है कि सर कई बार तो एक मोल के अंदर Na एटम हो जाता है और कई बार एक मोल के अंदर Na मॉलिक्यूल हो जाता है, और इसी में हमें कंफ्यूजन है और इसी वजह से हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। वो क्वेश्चन इसलिए गलत होते हैं क्योंकि जब आपने पहले मोल वगैरह पढ़ा था तब आपने ये चीज नहीं पढ़ी, ठीक है ना? अगर आपके दिमाग में ये नोट क्लियर है, ठीक है, तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कब एटम होगा और कब मॉलिक्यूल होगा। किसके लिए Na एटम होगा और किसके लिए Na मॉलिक्यूल होगा, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? इस प्योर सब्सटेंस के ऊपर ही। प्योर सब्सटेंस आपका जो है वो या तो एलिमेंट होगा या प्योर सब्सटेंस आपका क्या होगा? कंपाउंड होगा, ठीक है ना? और यूनिट पार्टिकल आपके क्या होते हैं? या तो एटम होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं। और किसके लिए एटम होते हैं और किसके लिए मॉलिक्यूल होंगे, वो किस चीज पर डिपेंड करेगा? इस सब्सटेंस पर ही डिपेंड करेगा कि सब्सटेंस कौन सा है। तो आप एटम मॉलिक्यूल लिखने से पहले ये जरूर देख लें कि सब्सटेंस कौन है, ठीक है ना? फिर आपको कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे अगर आप बात कर रहे हैं वन मोल हीलियम, तो हीलियम बताओ क्या है? एलिमेंट है, कंपाउंड है? हीलियम क्या होता है? एलिमेंट है। और कौन सा एलिमेंट है जो कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? एटॉमिक फॉर्म में या मॉलिक्यूलर फॉर्म में? हीलियम कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसके वन मोल के अंदर क्या होंगे? Na एटम्स होंगे, Na एटम्स ऑफ हीलियम, ठीक है ना? लेकिन अगर मैं बात करूं वन मोल मेरे पास में क्या है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या होता है? एलिमेंट है, कंपाउंड है? ऑक्सीजन क्या है? एलिमेंट है कि कंपाउंड है? कंपाउंड है, कंपाउंड है, बहुत अच्छी बात है। ये तो देखो 12th पास स्टूडेंट है, ऑक्सीजन को तो कंपाउंड बोल रहे हैं ये, है ना? तो ऑक्सीजन क्या है? एलिमेंट है, लेकिन कौन सा एलिमेंट है? जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो वन मोल ऑक्सीजन के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? Na मॉलिक्यूल होंगे O2 के, Na मॉलिक्यूल ऑफ O2 होगा। देखो लिखने में क्लैरिटी रखें, बोलने में क्लैरिटी रखें। Na मॉलिक्यूल होंगे O2 के। अच्छा, अब O2 इज अ मॉलिक्यूल जो फर्दर किससे मिलकर बना है? एटम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना? और एक O2 के अंदर कितने एटम है? दो एटम है। तो अगर आपको वन मोल ऑक्सीजन में एटम भी निकालने, तो कैसे निकालेंगे? पहले मॉलिक्यूल निकाल लिए और अब एक मॉलिक्यूल में दो एटम होता है तो क्या लिखेंगे? 2 Na एटम्स ऑफ O। आई बात समझ में? ठीक है, तो किसके लिए क्या होगा वो बात क्लियर है। और जैसे अगर हम लोग बात करें, एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर सपोज मेरे पास में है वन मोल वाटर। वाटर क्या एलिमेंट है कि कंपाउंड है? वाटर क्या होता है? कंपाउंड होता है। कंपाउंड का यूनिट पार्टिकल हमेशा मॉलिक्यूल ही होगा। तो वन मोल वाटर के अंदर क्या होंगे? Na मॉलिक्यूल होंगे H2O के। और H2O का मॉलिक्यूल फर्दर किससे मिलकर बना हुआ है? एटम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना? एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन के कितने? दो एटम है। तो आप क्या लिख सकते हैं? 2 Na एटम्स ऑफ H, या इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? Na एटम्स ऑफ O, या इसी के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 Na टोटल एटम्स, ठीक है ना? क्लियर है बातें? तो इसका मतलब कि किसके लिए एटम निकलेगा, किसके लिए मॉलिक्यूल निकलेगा, वो बात समझ में आ गई अपने को। एंड नाउ अब अगर अपने को किसी भी सब्सटेंस के मोल को नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल में कन्वर्ट करना है या नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल को मोल में कन्वर्ट करना है, तो वो यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं हम लोग। बताइए, बोलो। उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं। और इवन इस पूरे चैप्टर के अंदर मैं आप लोगों को बोलूंगा कि फॉर्मूला एक भी याद नहीं रखना, फॉर्मूले से एक भी कैलकुलेशन मत करना। आप सिंपली क्या करेंगे? यूनिटरी मेथड से कर लेंगे, उंगलियों पर कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है ना? कैसे? कि जैसे वन मोल के अंदर Na होता है तो 5 मोल के अंदर कितना हो जाएगा? 5 Na हो जाएगा। और ये कैसे किया हम लोगों ने? यूनिटरी मेथड से। जिससे हम लोग चाहें तो एक रिलेशन भी डिराइव कर सकते हैं कि फॉर अ प्योर सब्सटेंस, फॉर अ प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस बोलने का मतलब एलिमेंट एंड कंपाउंड की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसके अगर नंबर ऑफ मोल मुझे निकालने, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल
नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल, और इसको क्या करें हम लोग, डिवाइड कर दें किससे, Na से, ठीक है ना। या फिर एक और रिलेशन यहाँ से क्या आ जाएगा कि इसी प्योर सब्सटेंस के मोल को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं Na से तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल्स। और इसका डेरिवेशन कोई डिफिकल्ट है क्या, यूनिटरी मेथड से किया हम लोगों ने। ये जो रिलेशन है वो बेसिकली किससे आए हैं, यूनिटरी मेथड से, है ना। एक मोल में Na तो 5 मोल में कितने, 5 Na, ठीक है। आई बात समझ में। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल प्रोफाइल कि अगर अपने को नंबर ऑफ पार्टिकल को मोल में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय Na, और अगर मोल को नंबर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाय Na, ऐसे शॉर्ट में याद रहेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करके देखें एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कभी भी पोल पोल की जिद मत करना। आप में से काफी सारे बच्चों ने अभी जेईई मेन का एग्जाम दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि फिजिकल केमिस्ट्री के अपने ज्यादातर क्वेश्चन जो आए थे वो कैसे आए थे, सब्जेक्टिव आए थे, ठीक है ना, इंटीजर टाइप के अंदर पूछे गए थे। तो अपने को हैबिट होनी चाहिए लास्ट तक सॉल्व करने की, ठीक है ना। ऑप्शन से देखने की हैबिट बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि ऑप्शन वाले क्वेश्चन अपने को बहुत कम मिलेंगे, ठीक है ना। मैं आपको कुछ कराऊंगा भी सही, लेकिन बिल्कुल भी हैबिट ना रखें क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करने की, पूरी कैलकुलेशन खुद से ही करके देखें, ठीक है। ट्राई दिस। आंसर कमेंट बॉक्स में करना है एबीसीडी के फॉर्म में। बेटा एडवांस के अंदर भी कोई भी क्वेश्चन सिंगल चॉइस बोल के नहीं आता है, वो हमेशा क्या देते हैं, वन और मोर देते हैं, ठीक है ना। तो पोल का तो अपने एग्जाम के लिए कोई मतलब ही नहीं है, कम से कम अपने सब्जेक्ट में तो। और एक और बात है कि अगर आप पहली बार में करेक्ट आंसर निकालते हैं तभी आप लोगों का सेलेक्ट होने का चांस है, अदरवाइज सेलेक्ट होने का चांस नहीं है। आधे बच्चे ए दे रहे हैं, आधे बच्चे बी दे रहे हैं, बट करेक्ट आंसर इज बी। मैंने क्या बोला, पहली बार में करेक्ट आंसर दोगे तभी सेलेक्ट होने के चांसेस है, क्योंकि वहां पर कोई आपको ये नहीं बताने वाला कि आपका आंसर गलत है ना। तो फोकस स्पीड पे मत करो, एक्यूरेसी पर करो। आपने कई, लगभग सभी बच्चों ने यूट्यूब वगैरह के सेशन देखे होंगे, कई सारे लोगों के, है ना। वो यूट्यूब पर सिर्फ एक बात समझाते रहते हैं, स्पीड जरूरी है, स्पीड जरूरी है, स्पीड जरूरी है, ठीक है ना। लेकिन ऐसी बातें बोलने वाले को ये पता नहीं है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, ठीक है ना। स्पीड जरूरी है लेकिन नीट के एग्जाम के लिए, ओके, अपने एग्जाम के लिए नहीं। नीट के एग्जाम के अंदर क्या होता है, 180 मिनट के अंदर 180 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। तो 180 मिनट में 180 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो ऑब्वियसली एग्जाम का लेवल जो होता है वो बहुत लो लेवल होता है। आपने आप अगर देखेंगे एग्जाम के पेपर नीट वगैरह के, तो बहुत लल्लू लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि वहां पर वो एक्चुअली में स्टूडेंट की क्या चेक कर रहे हैं, स्पीड चेक कर रहे हैं। तो उस जैसे एग्जाम के अंदर स्पीड जरूरी है, ठीक है ना। समझ में आता है अपने को, उन बच्चों को स्पीड की जरूरत है। लेकिन अपना जेई मेन का एग्जाम कैसा होता है, आपको पर सब्जेक्ट जैसे बात करें, पर सब्जेक्ट 1 घंटे के अंदर कितने क्वेश्चन करने होते हैं, 1 घंटे में कितने क्वेश्चन करने हैं, 25 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। और उन 25 क्वेश्चन करने के लिए आपको पर क्वेश्चन कितना टाइम मिल रहा है, ऑलमोस्ट 2.25 से 2.5 मिनट मिल रहा है, ऑलमोस्ट टेंटेटिवली 2 मिनट से ज्यादा टाइम आप लोगों को मिल रहा है। और क्वेश्चन का लेवल नीट के कंपेरिजन में इजी है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है। तो किसी भी समझदार इंसान को ये खुद से समझ में आ जाना चाहिए कि जेई जैसे एग्जाम के लिए प्रायोरिटी किस चीज को दें, स्पीड को दें या एक्यूरेसी को दें। अगर आप में समझदारी है तो आपको खुद से समझ में आना चाहिए कि अपने लिए स्पीड मैटर नहीं करती, अपने लिए एक्यूरेसी मैटर करती है, ठीक है। तो ये बात अपने दिमाग में फिट कर लो कि अपने को अपना जो भी फोकस है वो एक्यूरेसी पर रखना है, ठीक है ना। अगर एक्यूरेसी रहेगी तो स्पीड अपने आप आ जाएगी, ठीक है। तो इसी वजह से कोई भी मुझको स्पीड के बारे में डाउट मत पूछना कि सर मेरी स्पीड बहुत कम है, मेरा ये बहुत कम है, ठीक है ना। एक्यूरेसी के ऊपर फोकस करो। चलो, तो 1 मोल सैंपल के अंदर आयरन अपने को दे रखा है और इसमें से क्या कर रखा है, इतने एटम्स को रिमूव कर दिया। रिमेनिंग उसने अपने से क्या पूछा है, मोल्स पूछा है। तो रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, इनिशियल में से माइनस करके निकालेंगे, बोलो, है ना। लेकिन दे क्या रखा है, 1 मोल दे रखा है, और इसमें से माइनस मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ एटम। आप लोगों को पता है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन डिफरेंट डायमेंशन में होते हैं या सेम डायमेंशन में, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है तो सेम डायमेंशन में, मतलब मोल में से क्या माइनस होगा, मोल ही माइनस होगा। और 12.04 into 10^22 एटम्स को मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, Na से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 6.02 into 10^23, और ये भी क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना 1 एंड माइनस में 0.2, तो करेक्ट आंसर अपना कौन सा, 0.8। मैंने क्या बोला, पहली बार में करेक्ट आंसर आना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। अभी अभी समझाया ना मनमोहन झा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता बेटा, तुम कहीं भी जाओ, तुमको मैं इतनी बार ब्लॉक कर चुका हूँ, इतनी बार तुम्हें बोल चुका हूँ, अपनी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती, मेरी कई बात तुम कभी मानोगे नहीं, तो मेरे बैच में आकर तुम्हें नुकसान ही होगा, है ना। अभी क्वेश्चन देखते सीधा आंसर दे रहा है भाई, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या जाएगा, सी, ठीक है ना। क्वेश्चन को प्रॉपर्ली पढ़ें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है ना। किस चीज के लिए पूछा उसने, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स के लिए पूछा है, ठीक है ना। 1 मोल ऑक्सीजन के अंदर क्या होंगे, Na एटम्स हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर Na क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, और Na अगर मॉलिक्यूल है तो एटम्स कितने हो जाएंगे, 2 Na एटम्स, अभी निकाले भी थे हम लोगों ने। तो इसी तरीके से सी ऑप्शन के अंदर क्या होगा, 1 मोल O3 है तो 1 मोल O3 में कितने एटम्स आ जाएंगे, 3 Na एटम्स आ जाएंगे। तो क्वेश्चन को तो पढ़ लिया करो आंसर देने से पहले, एग्जाम में सर नहीं होंगे, है ना। नेक्स्ट, अच्छा, क्वेश्चन नोट करने की भी तुम्हें कई सारे बच्चों में डाउट है। आज पहली क्लास है तो मैं बता देता हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपकी नोट कॉपी में होने चाहिए। तो उसको कैसे करेंगे सर, ठीक है ना। आज पहली और आखिरी बार बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो क्वेश्चन कैसे नोट करते हैं, ठीक है ना। आपको मैंने जैसे क्वेश्चन दिया, ठीक है, तो क्वेश्चन देखकर ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप अगर इसे लिखेंगे तो कितनी लाइन में आएगा। इतना तो पता लग ही जाएगा आपको कि 2 लाइन में आएगा कि 3 लाइन में आएगा, इतना आइडिया तो लग जाएगा। तो पहले उतनी 2-3 लाइन को भी आपको लीव कर देना है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कॉपी करने लग जाओ। पहले आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, उतनी लाइन छोड़कर इसको सॉल्व करने लग जाओ, और जैसे ही आपका कुछ भी आंसर आ जाता है फिर उसी टाइम से आप इसको क्वेश्चन को कॉपी करने लग जाओ, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन होगा तो मैं उसको डिस्कस करूंगा इसी बाद में, ठीक है ना। तो साथ के साथ ही आपके क्वेश्चन कॉपी होते चले जाएंगे। बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ना है अपने को, क्योंकि अपनी नंबर ऑफ क्लासेस बहुत रहेंगी। ऐसा नहीं है कि अपने को यहाँ पर तो रफ कॉपी में नोट्स बना रहे हैं और फिर शाम को बैठकर उसको फेयर कर रहे हैं, या क्लास पीडीएफ को डाउनलोड करके उससे नोट्स बना रहे हैं। बेटा इतना टाइम नहीं है अपने पास में, है ना। आई बात समझ में, नोट्स जो भी बनाने अपने को क्लास के अंदर ही निपटाते जाना है, ठीक है। घर पर हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ क्या करेंगे, क्लास का रिवीजन, वो भी नोट से करेंगे और होमवर्क करेंगे। आई बात समझ में। चलो,
टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन 5 मोल ऑफ दिस, आ गया आंसर। तो अब पहली बात तो 5 मोल जो आपको दे रखे हैं वो किस चीज के दे रखे हैं, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है, एलिमेंट है कि कंपाउंड है, कंपाउंड है। तो इसके 5 मोल के अंदर क्या निकलेंगे, 5 Na एटम्स निकलेंगे, क्या बताइए। ग्लूकोज के अंदर 5 Na क्या निकलेंगे, मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। लेकिन उसने पूछा क्या अपने से, एटम्स पूछा है। तो अब जैसे टोटल एटम वाटर वाले में निकाले थे ना हम लोगों ने, यहाँ पर ये देखो वाटर वाले में निकाले थे, तो बस ये चीज करनी है अपने को। तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, 24 एटम्स हैं। तो टोटल कितने आ जाएंगे, 120 Na टोटल एटम्स। आया समझ में अच्छे से, है ना। चलो नेक्स्ट। आया आंसर, करेक्ट आंसर इज व्हाट, सी। ठीक है ना, जल्दबाजी में कुछ कुछ बच्चों ने ए लगा दिया, लेकिन करेक्ट आंसर है सी। और जैसा मैंने बोला पहली बार में करेक्ट आंसर आना चाहिए। आप चैनल कैसे बनाओगे, न्यूट्रॉन आपको निकालने, न्यूट्रॉन किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एटम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और आपको 5 मोल किसका दे रखा है, आयरन का दे रखा है। आपको क्या दे रखा है, एलिमेंट दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, एलिमेंट दे रखा है। तो आप देखें क्या करेंगे। शुभम रात को एक ही जगह अटके पड़े हो, क्वेश्चन वगैरह तो एक सॉल्व हो नहीं रहा तुमसे, बस एक ही चीज को स्पैम किए जा रहे हो। इतनी हाथ जोड़कर मैंने एक चीज समझाई थी ना, और उसके बाद भी मैनर्स नहीं है अपने में, है ना, कोई संस्कार नहीं दिए ना तुम्हें। चलो तो 5 मोल्स ऑफ Fe ये एलिमेंट है। तो चैनल क्या बनाएंगे, पहले इससे हम लोग क्या निकालें, एटम, और एटम से फिर क्या निकालेंगे, न्यूट्रॉन। आई बात समझ में, है ना। तो Fe का एलिमेंट दे रखा है, Fe दे रखा है, एलिमेंट जो कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसके 5 मोल दे रखे, तो 5 मोल के अंदर क्या होंगे, 5 Na एटम्स होंगे Fe के, 5 Na एटम्स ऑफ Fe होंगे। ये बात क्लियर है अपने को। नाउ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, Fe का फॉर्म क्या है, 26 Fe56। सारे ड्रॉपर बच्चों को ये चीज तो पता होती है, जिसमें से 26 को क्या बोलते हैं हम लोग, 26 इज एटॉमिक नंबर एंड 56 इज मास नंबर। ठीक है ना। और न्यूट्रॉन किसके इक्वल होता है, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू व्हाट, A - Z। तो कितने न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे ये, 30। कितने, 30, लेकिन कितने में, इन वन एटम, इन वन एटम। आपके पास में टोटल एटम्स कितने, 5 Na, और 5 Na अगर टोटल एटम्स हैं तो टोटल न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, टोटल न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे अपने, 5 Na नंबर ऑफ एटम्स हैं, और एक एटम में कितने न्यूट्रॉन है, 30 न्यूट्रॉन है। तो कितना हो जाना चाहिए, 150 Na। ओके और नॉट ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन को प्रॉपर्ली पढ़ें, और कौन सी चीज निकालनी है वो ध्यान में रखें। ठीक है ना, पहली बार में करेक्ट आंसर देंगे तभी जाकर सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। ठीक ना, मेक अ नोट, मेक अ नोट, और इसके ऊपर भी स्टार मार्क कर लेना, मेक अ नोट। ठीक है ना, कई जगह आप लोग इसके पूरे जब भी कोई क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो आपको मोल मॉलिक्यूल वगैरह ये सब तो लिखा हुआ मिलेगा, एक नई टर्म आप लोगों को लिखी हुई मिलेगी, ग्राम एटम, ग्राम एटम। ठीक है ना, तो ग्राम एटम का मतलब, रुको बेटा एक मिनट, कोई कमेंट नहीं करेगा, कोई कमेंट नहीं करेगा। ठीक है, चलो आज हमने रावण वध किया। ठीक है, चलो तो आपको आगे चल के कई सारे क्वेश्चंस के अंदर ऐसी टर्म लिखी हुई मिलेगी, ग्राम एटम। तो ग्राम एटम बोलने का मतलब अपने दिमाग में सबसे पहले पिक्चर क्या आती है कि अपने को मास दे रखा है। ठीक है ना, अरे समझने के ऊपर ध्यान दो। ठीक है ना, जब भी कभी हम लोग ग्राम लिखा हुआ देखते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं कि अपने को मास दे रखा है। लेकिन ध्यान रखना, जब भी ग्राम के जस्ट आगे एटम लगा हुआ है तो ये मास नहीं है, बल्कि क्या दे रखा है अपने को, मोल दे रखा है, मोल ऑफ एटम्स। ठीक है ना, ये IUPAC की एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है। क्यों है उसके रीजन में अपने को नहीं जाना है, अपने को सिर्फ याद रखना है। कोई नहीं पूछेगा क्यों इसको ऐसा बोलते हैं। ठीक है ना, नाम रख दिया, ठीक है। इसी तरीके से जैसे कहीं लिखा हुआ मिले ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल, तो ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो जाएगा, मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, इसी तरीके से ग्राम आयन, ग्राम को पूरा भी लिख सकता है, जीएम भी लिख सकता है, जी भी लिख सकता है। इसलिए तीनों वेरिएशन मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि एटम के साथ में पूरा लिखा रहेगा, मॉलिक्यूल के साथ में जीएम लिखा रहेगा, ऐसे मत सोच लेना, ज्यादा दिमाग मत लगा देना। तो ग्राम आयन का मतलब क्या हो जाएगा, मोल ऑफ आयन। तो ये सिर्फ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखना है। मतलब जैसे होता है ना, किसी का नाम है और एक निकनेम भी है, तो बस वो वाली चीज है। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर ऐसे लिखा हो ग्राम ऑफ एटम्स, अगर ऐसा है ग्राम ऑफ एटम्स, तो इसका मतलब अब क्या दिया हुआ है, मोल दिया हुआ है या मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। आई बात समझ में, लैंग्वेज बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें। ठीक है ना, कदम कदम पर धोखा आप लोगों को मिल सकता है। ठीक है, चलो ट्राई दिस। टन नहीं है, आयन है बेटा, आदित्य। वाह, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, 10 ग्राम एटम सैंपल। तो 10 ग्राम एटम सैंपल का मतलब क्या हुआ बताइए, कि ये आपको क्या दिया हुआ है, 10 ग्राम दिया हुआ है। इट इज नॉट इक्वल टू 10 ग्राम, बट इट इज इक्वल टू व्हाट, 10 मोल्स। और 10 मोल बेसिकली किसके हैं, 1H2 के हैं। ड्यूटेरियम का मतलब क्या होता है, 1H2 होता है। और अब क्या ये लास्ट क्वेश्चन जैसा बन गया, 5 मोल Fe के अंदर न्यूट्रॉन निकालना था अपने को, एकदम इसी टाइप का क्वेश्चन बन गया ये, है ना। तो 10 मोल के अंदर अपने को निकालना है, तो पहली बात तो क्या हो जाएंगे, 10 Na एटम्स हो जाएंगे। ठीक है ना, और 10 Na एटम्स के अंदर अब न्यूट्रॉन अगर निकालेंगे तो न्यूट्रॉन कितना होगा एक में, बताइए, 2 - 1 करके आएगा 1। तो एक के अंदर एक न्यूट्रॉन है, तो इसका मतलब 10 Na ही क्या हो जाएंगे, न्यूट्रॉन हो जाएंगे, है ना। कोई कोई आंसर दे रहा है 20 Na, अभी तो न्यूट्रॉन निकालना नहीं आता है अपने को, 12th पास हो गए। ठीक है,
अच्छा, कुछ लोगों को वही जो 11 12 के कि सर कुछ दे नहीं रखा कि एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर क्या लिख रखा है 10 ग्राम एटम। ग्राम एटम का मतलब आपको कौन सी फॉर्म कंसीडर करनी थी? एटॉमिक ये लिखवाया ना, देखो यहाँ पर ग्राम एटम का मतलब मोल किसके लेने हैं, एटम्स के लेने हैं। ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब मोल किसके लेने हैं, मॉलिक्यूल के लेने हैं। तो पढ़ने की आदत डालो, है ना, सिर्फ ऐसे नहीं पिक्चर की तरह देख रहे हैं यहाँ पर। अगला वाला ट्राई करें। बेटा ओसामा बिन लादेन और बाकी भी बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी बच्चों ने अपना प्रोफाइल नेम फर्जी रख रखा है वो तुरंत प्रभाव से चेंज कर लें, अदरवाइज मैं कमेंट बॉक्स में दिखते ही उसको ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है ना। जितने भी बच्चे हैं फर्जी नाम जिन्होंने भी रख रखा है वो आज तुरंत अभी के अभी चेंज कर लें। हो या 2.5 ग्राम मॉलिक्यूल सैंपल अपने को इसका दिया हुआ है, तो 2.5 ग्राम मॉलिक्यूल का ग्राम के जस्ट बाद में मॉलिक्यूल लिखा है, तो इसका मतलब एक तरीके से अपने को क्या दे रखा है, 2.5 मोल दे रखा है किसका, CH3COOH का, ठीक है ना। और इसके अंदर अपने को क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने थे। ये एक तरीके से ये इस टाइप का क्वेश्चन बन गया, बताइए ग्लूकोज वाला क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, वैसा ही क्वेश्चन बन गया ये, है ना। तो इसके अंदर पहले क्या निकाला हम लोगों ने, 2.5 Na। 2.5 Na क्या होंगे, एटम्स होंगे मॉलिक्यूल्स होंगे, बताइए 2.5 Na क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है ना। और अब एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं, 8 एटम्स है, तो मल्टीप्लाई किया 8 से, तो अब क्या हो जाएगा 20 Na एटम्स, टोटल एटम्स। ओके और नॉट ओके, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हो तो मोल निकालना, और मोल दिया हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना, तो ये सब कुछ अपने को पहली प्रोफाइल के अंदर मिलता है। यहाँ तक का पार्ट क्लियर है, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालें, एटॉमिक मास। नेक्स्ट हेडिंग डालें, एटॉमिक मास। बताइए उल जरूर डाउट पूछने वाले, तुम खुद ध्यान दो कि इस तरीके के पढ़ाई के अलावा जो डाउट पूछने वाले जो बच्चे हैं ना वो गिने चुने बच्चे हैं। तुम कमेंट बॉक्स में देखो तो शर्म करो अपने आप के ऊपर कि सिर्फ हम 4-5 बच्चे जो हैं यही इन्हीं को प्रॉब्लम आ रही है ना। वो भी पढ़ाई में नहीं आ रही है, फालतू का कुछ भी कमेंट करना है अपने को। बेटा कमेंट करने से फीस वसूल नहीं होगी, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करोगे, सिलेक्शन होगा, उससे फीस वसूल होगी, नहीं तो रामू का बना दिए जाओगे, है ना। घर का झाड़ू निकालना, मार्केट से सब्जी लेकर आना, दूध लेकर आना, बस इसी काम आओगे, ठीक है ना। तो अपना कुछ इज्जत बनाना चाहते हो तो उसके लिए पहले करियर बनाओ, करियर बनाने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। हेडिंग डालें एटॉमिक मास, ठीक है ना। और एटॉमिक मास किसके लिए डिफाइंड होगा, बताइए एटॉमिक मास किसके लिए डिफाइंड होगा, एटम के लिए नहीं। एटॉमिक मास लिखना डिफाइंड फॉर एलिमेंट्स एज फॉलोइंग, ठीक है। डिफाइंड फॉर एलिमेंट्स एज फॉलोइंग, क्योंकि एटम एक्चुअली में किसके होते हैं, एलिमेंट के होते हैं, है ना। कंपाउंड का तो एटम होता नहीं है, एटम किसका होता है, एलिमेंट का होता है। तो डिफाइन किसके लिए होता है, एटॉमिक मास एलिमेंट के लिए डिफाइंड होता है। और नाम से क्या मतलब समझ में आता है अपने को कि एटॉमिक मास का मतलब क्या होना चाहिए, एटॉमिक मास शुड बी मास ऑफ वन एटम, ठीक है ना। अगर हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो एटॉमिक मास का सबसे पहला मीनिंग अपने दिमाग में जो आता है वो क्या होता है, मास ऑफ वन एटम। नाउ एटम जो होता है, चाहे किसी भी एलिमेंट की अगर हम लोग बात करें, कैसा पार्टिकल होता है, लार्ज पार्टिकल, नॉर्मल पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल, वेरी स्मॉल पार्टिकल। एटम कैसा होता है, वेरी स्मॉल होता है ना। और वेरी वेरी स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल भी नहीं, वेरी वेरी स्मॉल होता है। नेकेड आई से एटम दिखता ही नहीं है ना। तो इसका मतलब कि उसका मास भी कैसा होता होगा, वेरी वेरी स्मॉल, है ना। उसका मास भी कैसा होता होगा, वेरी वेरी स्मॉल। तो वेरी वेरी स्मॉल मास है, तो उसको जैसे हम लोगों ने लिखा तो समथिंग ऐसे आ जाएगा, x इंटू 10 की पावर माइनस y ग्राम, कुछ इस फॉर्मेट में आएगा, बताइए। अगर हम लोग लिखेंगे तो सभी एटम्स के लिए कुछ इसी फॉर्मेट के अंदर आएगा। तो लिखना इसको इजी पड़ रहा है या डिफिकल्ट पड़ रहा है, बताइए। डिफिकल्ट पड़ रहा है, ठीक है ना। कैलकुलेशंस जब हम लोग करते हैं, काफी सारी कैलकुलेशन में एटम का मास यूज होगा, तो इतना लंबा नंबर है तो उसको याद रखना डिफिकल्ट है, और फिर उसके बाद कैलकुलेशन करना भी डिफिकल्ट है ना। तो एग्जाम, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि हम लोग क्यों ना कुछ ऐसा काम करें कि इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो एक सिंपल नंबर आ जाए। आई बात समझ में। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने कि हम इसको ऐसा करते हैं, किसी रेफरेंस से डिवाइड कर देते हैं। इसको क्या करें, किसी रेफरेंस से डिवाइड कर दें, ठीक है। सभी जितने भी एटम्स हैं उनके मास को एक रेफरेंस से डिवाइड करना है। ऐसा नहीं कि अलग अलग एटम के लिए अलग अलग रेफरेंस लेंगे, कॉमन रेफरेंस लेते हैं जिससे कि सभी एटम्स के मास को क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए। और उसका मोटिव क्या था, पर्पस क्या था, कि जो वैल्यू आए वो एक सिंपल नंबर आ जाए। अरे तुम कमेंट मत करो, सिर्फ सुनो, कमेंट करोगे तो फील नहीं आएगी, ठीक है ना। उसका मकसद क्या था कि जो वैल्यू आए वो कैसी आ जाए, एक सिंपल नंबर। सिंपल नंबर मतलब इंटीजर नंबर आ जाए, ठीक है ना। तो काफी सारी कैलकुलेशंस करके देखी गई कि ऐसा कौन सा रेफरेंस हो सकता है जिससे कि डिवाइड करने से एक सिंपल नंबर आ जाए। तो काफी सारे रेफरेंसेस उनको मिल गए कि इससे डिवाइड करने पर भी ज्यादातर के लिए सिंपल वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। एक दूसरा नंबर भी मिला, उससे डिवाइड करने पर भी क्या हो रही है, सिंपल वैल्यू आ रही है, काफी सारी आ रही है। तो फिर सोचा गया कि जब हम लोग ऐसा कर ही रहे हैं, ठीक है ना, तो रेफरेंस ऐसा लें जिससे रिटर्न होकर आने वाली वैल्यू इंटीजर तो हो ही सही, साथ ही साथ वो एटम के मास नंबर के सिमिलर आ जाए, है ना। जब मेहनत कर ही रहे हैं तो थोड़ी सी और कर लेते हैं, ऐसा रेफरेंस ढूंढ लेते हैं जिससे कि एटॉमिक मास एक सिंपल नंबर तो आ जाए, साथ ही साथ किसके सिमिलर आ जाए, मास नंबर के सिमिलर आ जाए, ठीक है ना। तो फिर और थोड़ी सी कैलकुलेशन करने के बाद उनको एक रेफरेंस मिल गया जिससे कि एटॉमिक मास की वैल्यू एक तो इंटीजर नंबर आई है और मास नंबर के सिमिलर आई है। मास नंबर जैसे यहाँ पर अभी लिखा था ना हम लोगों ने, इस 1H2 के अंदर 2 को क्या बोलेंगे, मास नंबर बोलेंगे। तो इससे फायदा क्या होगा कि आपको दो अलग अलग डेटा याद नहीं रखने पड़ेंगे, एक ही डेटा से काम चल जाएगा। तो अपने भले के लिए सोची उन्होंने, अदरवाइज अपने को क्या करना पड़ता, एटॉमिक मास अलग याद रखना पड़ता और मास नंबर अलग याद रखना पड़ता, है ना। और इसी वजह से उन्होंने जो एटॉमिक मास था उसको कैसे डिफाइन किया कि डिफाइंड फॉर एलिमेंट्स एज फॉलोइंग, और वो क्या हो जाएगा कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू व्हाट, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट। होना तो ये चाहिए था लेकिन एक रेफरेंस से डिवाइड किया, रेफरेंस क्या था, ये था। अगर मैं सीधा ये लिखा देता तो आप में से काफी सारे कुछ 10-12 बच्चे ऐसे होते जो लिखने मतलब मेरे लिखना खत्म करने से पहले ये पूछते कि सर कार्बन को क्यों चूज किया गया सर, है ना। तो स्मार्ट बनने के लिए, फुटेज खाने के लिए डाउट पूछते। ईमानदारी से बता दो तुम में से कौन कौन था जो ये डाउट पूछता, ईमानदारी से बता दो, विद्या का समय, है ना। कि सर कार्बन को क्यों चूज किया गया, पहली बात तो वो जेई में नहीं पूछा जाएगा, है ना।
ओके, और जितने भी पूछने वाले हैं उनको 9 10 11 के अंदर उनके टीचर ने बताया भी था, क्योंकि वहां पर भी पूछा था उन्होंने, उनको आता है, लेकिन फिर भी वो ऐसे पूछते हैं कि सर को आता है कि नहीं आता है ना? वो इस डाउट में पूछते हैं, ऐसा नहीं खुद के ज्ञान के लिए पूछते हैं, वो ये चेक करने के लिए पूछते हैं कि सर को आता है कि नहीं आता है। और मेरी एक बात मान लो कि ऐसे बच्चों का कोई भविष्य नहीं होगा, ठीक है ना? वो बस यही करते रह जाएंगे, आगे चल के यूट्यूबर बनेंगे, ठीक है? कि दूसरों के काम में गलतियां निकालेंगे, तो उसमें क्या होगा देखो। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं बता देता हूँ, वहां पर जब आपने पूछा होगा कि कार्बन ही क्यों लेते हैं, तो आपको बताया भी गया होगा कि कार्बन क्यों लेते हैं ना, अलग अलग रीजन दे देते हैं, क्योंकि टीचर एकदम सब पता जाता है कि अच्छा क्या रीजन होगा, कार्बन है ना स्टेबल होता है, कार्बन नेचर में बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर पाया जाता है, ऐसे कुछ रीजन दिए होंगे ऊटपटांग, उनमें से कोई भी रीजन करेक्ट नहीं है, रीजन करेक्ट जो है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है ना? ओके, और ऐसा भी नहीं है कि चमत्कारी रूप से पहली बार में ये रेफरेंस मिल गया था, इसके पहले बहुत सारे रेफरेंस लेकर ट्राई किया गया, ठीक है ना? और फिर फाइनली ये रेफरेंस ऐसा था जिससे दो पर्पस सॉल्व हो रहे थे, क्या कि एक तो वैल्यू इंटीजर आ रही थी और दूसरी ज्यादातर एलिमेंट्स के लिए वैल्यू कैसी आ रही थी, मास नंबर के सिमिलर आ रही थी। आई बात समझ? ना पहली बात तो क्या है, एटॉमिक मास इज बेसिकली रेशियो ऑफ मास एंड मास, ऊपर भी मास है और नीचे भी मास है। तो पहली बात तो एटॉमिक मास कैसी क्वांटिटी होगी, यूनिटलेस क्वांटिटी होगी, तो नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेना कि मींस एटॉमिक मास इज अ यूनिटलेस नंबर, ठीक है ना? पहली बात तो क्या होगा, यूनिटलेस नंबर होगा। दूसरी बात क्या है कि एवरी एलिमेंट हैज certain fixed value of its atomic mass and for most elements, for most elements बोलने का मतलब क्या हुआ, not all, ठीक है ना? तो for most elements it is similar to mass number, ठीक है? तो थोड़ा जल्दी नहीं भाग रहे हैं अपन लोग बेटा, विद्या का समय बताता हूँ, 12th पास हो क्या नहीं हो, बोलो। बाकी को कमेंट नहीं करना है आपको, बाकी किसी को कमेंट नहीं करना है। 12th पास हो, अगर 12th पास होते तो आप लोगों को तो ये सब अंडरस्टूड होना चाहिए था, ये फास्ट नहीं है बेटा। मैंने क्या कहा कि काफी सारे ड्रॉपर बैच इवन अनअकैडमी पे भी चल रहे होंगे और भी कई प्लेटफॉर्म होंगे, आप जाकर नोट्स कंपेयर करना कि ड्रॉपर के अंदर जितना कंटेंट अभी भी मैंने लिखवा दिया है, मतलब उनका पहला ही लेक्चर देखना तो मोल कॉन्सेप्ट का, अभी तक आधा चैप्टर खत्म हो चुका होता, ठीक है ना? या किसी ऑफलाइन वाले के नोट्स ले लेना। तो एवरी एलिमेंट हैज सर्टेन फिक्स्ड वैल्यू ऑफ इट्स एटॉमिक मास एंड फॉर मोस्ट एलिमेंट्स इट इज सिमिलर टू मास नंबर, ठीक है ना? तो कुछ एलिमेंट्स के लिए हम लोग याद भी रखेंगे, क्योंकि अपने को काफी सारे न्यूमेरिकल्स क्लास में भी करने हैं और हर क्वेश्चन के अंदर मैं आप लोगों को डेटा नहीं दूंगा, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को क्या करना है, धीरे धीरे एटॉमिक मासेस की वैल्यूज को याद रखना है, ठीक है ना? तो इस रेफरेंस से जैसे हम लोग हाइड्रोजन के लिए निकालते हैं तो एक्जैक्ट वैल्यू कितनी आती है, 1.008, जिसको नियरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। और हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक मास की वैल्यू आई है 1, और हाइड्रोजन का मास नंबर भी कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना? हीलियम के लिए याद रखना, हीलियम का एटॉमिक मास होगा 4, लिथियम के लिए बात करें तो कितना हो जाएगा 7, कार्बन के लिए कितना हो जाएगा 12, नाइट्रोजन के लिए कितना हो जाएगा 14, ऑक्सीजन के लिए बात करोगे तो कितना 16, फ्लोरीन के लिए लोगे तो कितना 19। टोटल 118 एलिमेंट है, सबके लिए नहीं लिख रहे हैं, ऐसे ऐसे एग्जांपल लिख रहे हैं जो अपने को क्वेश्चंस में ज्यादातर यूज आएंगे, ओके? तो वो हम लोग लिख रहे हैं। सोडियम, सोडियम के लिए कितना 23, मैग्नीशियम के लिए बात करें तो कितना 24, एल्यूमिनियम के लिए 27, ठीक है ना? उसके बाद फास्फोरस के लिए कितना 31, सल्फर के लिए कितना 32, फिर क्लोरीन है, क्लोरीन के लिए कितना आया 35.5 आया। अच्छा 35.5 आया तो इसका मतलब क्या ये मास नंबर के इक्वल है, नहीं है, क्योंकि मास नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, मास नंबर इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। नाउ किसी भी एटम के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का सम फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, मतलब कि ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए एटॉमिक मास और मास नंबर अलग अलग वैल्यू आ रही है। आई बात समझ में, क्यों आ रही है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे आने वाले लेक्चर के अंदर, ठीक है ना? लेकिन उसके पहले हम लोग डेटा अपना कंप्लीट कर लेते हैं। पोटेशियम है, पोटेशियम कितना होता है 39 होता है, कैल्शियम कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है? और लेते हैं नेक्स्ट, जैसे कि सपोज मैग्नीज, मैग्नीज इज 55, ठीक है ना? आयरन इज 56, कॉपर 63.5, ठीक है? जिंक 65, ठीक है? फिर इसके बाद में ब्रोमीन 80, सिल्वर 108, आयोडीन 127 एंड बेरियम 137। तो ये कुछ कॉमन कॉमन एलिमेंट्स हैं जिनके लिए वैल्यूज मैंने आप लोगों को लिख दी है। और अब क्वेश्चन के अंदर कभी भी एटॉमिक मास की जरूरत पड़ेगी तो आप मुझसे डेटा नहीं पूछेंगे, ठीक है ना? आत्मनिर्भर बनेंगे, एक बार मैंने लिखा दिया तो मैं उम्मीद करता हूं कि धीरे धीरे आप लोग क्या करेंगे, इनको याद करते चलेंगे। याद करते चलोगे तो उससे दो काम होंगे, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, मिस्टेक होने के चांसेस कम है और एरर होने की संभावना कम हो जाएगी और स्पीड भी बनेगी। अब इसके बाद मैंने क्या बोला, 118 एलिमेंट होते हैं, उनमें से कुछ कॉमन मैंने लिखा है, यस सेट कमेंट किया जा रहा है, सर बोल्ड का लिखा हो, बेटा नहीं है ना, मैं जितने भी क्वेश्चन दूंगा उनमें से भी यही काम आएंगे, बाकी उसके अलावा अगर कोई एलिमेंट आएगा तो उसका दे दिया जाएगा, है ना? ओके, तो एटॉमिक मास क्या होता है समझ में आ गया अपने को, ठीक? इसी तरीके से अगली टर्म क्या रहेगी, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है? अगली टर्म क्या है, मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास को भी कैसे डिफाइन किया गया है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और सेम रेफरेंस से यहाँ पर डिवाइड किया। अरे बेटा रोशन कुमार मैंने नाम भी लिया क्या एएमयू का, बताओ, जब लूंगा तब डाउट पूछना उसका, है ना? पहले करेक्टली पढ़ तो लो चीजों को, हर एक चीज कराई जाएगी, पेशेंस रखो थोड़ा सा। तो मॉलिक्यूलर मास इज बेसिकली मास ऑफ वन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय सेम रेफरेंस, ठीक है ना? एक तरीका तो ये, तो इससे कौन सी क्वांटिटी आ जाएगी, यूनिटलेस। और दूसरी बात, कोई भी मॉलिक्यूल है तो वो किससे मिलकर बना होगा, एवरी मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ एटम्स, ठीक है ना? तो मॉलिक्यूलर मास को दूसरे तरीके से क्या लिख लेना चाहिए, दूसरे तरीके से लिख लेना चाहिए कि इट इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, ठीक है ना? प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल।
ओके, नाउ दोनों ही डेफिनेशन से अगर देखें तो मॉलिक्यूलर मास भी कैसी क्वांटिटी आएगी बोलो? यूनिटलेस ही आएगी, क्योंकि पहले वाले से तो दिख ही रहा है मास अपॉन मास, और दूसरा एटॉमिक मास खुद कैसी क्वांटिटी होती है यूनिटलेस, तो उनका सम भी कैसा होगा? यूनिटलेस ही हो जाएगा। मींस मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास इज आल्सो यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है ना? तो देखो एक और 11th वाले का डाउट, ऊपर हम लोग मास मॉलिक्यूल और नीचे एटम का ले रहे हैं। बेटा ऐसा थोड़ा ना एटॉमिक मास के लिए रेफरेंस कुछ और लेंगे और मॉलिक्यूलर मास के लिए रेफरेंस कुछ और लेंगे। नीचे वाले का रेफरेंस अगर मैंने चेंज कर दिया तो फिर ये सेकंड डेफिनेशन इसके लिए आ पाएगी क्या, बताओ? नहीं आ पाएगी ना। चलो, तो इसी वजह से जैसे कि सपोज अगर हम लोग बात करें N2 की, तो N2 अपने पास में क्या है? मॉलिक्यूल है, ठीक है ना? नाउ N2 मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ व्हाट? N2 मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ 2 नाइट्रोजन एटम्स, ठीक है ना? अब नाइट्रोजन का एटॉमिक मास मुझे पता है क्या कितना होता है? 14 अभी अभी लिखाया था, तो N2 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 2 into 14 मतलब कि 28, ठीक है? इसी तरीके से ओजोन का मुझे निकालना है, तो ओजोन के लिए क्या करेंगे? 3 एटम्स है और एटॉमिक मास कितना होता है? 16, तो इसका कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। H2O के लिए मुझे निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 2 into हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 + 1 into ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो कितना? 18 आ जाएगा। NH3 के लिए निकालना है, तो इसी तरीके से कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। इसी तरीके से सपोज मुझे CO2 के लिए निकालना है, तो कितना? 44 हो जाएगा। H2SO4 के लिए निकालना है, तो कितना आ जाएगा? 98 हो जाएगा। और जैसे हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास फिक्स होता है, तो इसी तरीके से मॉलिक्यूलर मास भी फिक्स क्वांटिटी है। तो धीरे-धीरे ये भी आप लर्न करते रहेंगे। आप खुद से सोचें कि H2O को कितनी जगह कैलकुलेशन में हम लोग काम करेंगे, काम में लेंगे। इमेजिन कर सकते हैं ना? तो H2O का मॉलिक्यूलर मास कितनी जगह काम आएगा? बार-बार ऐसे सम करके निकालोगे तो काम चलेगा क्या? नहीं ना, बार-बार सम करके निकालने से काम नहीं चलेगा। तो इस वजह से आपको धीरे-धीरे ये वैल्यूज भी लर्न होती चली जानी चाहिए, ठीक है ना? चलो, तो अभी के लिए हम लोग यहीं पर रुकते हैं। होमवर्क आज अभी नहीं दे रहा हूँ मैं, आज सिर्फ आप क्या करेंगे? अपने नोट्स को रिवाइज करेंगे, ठीक है? उसके अलावा जितने भी क्लास इलस्ट्रेशंस हैं उनको दोबारा बनाकर देखेंगे, ठीक है ना? और तीसरा काम क्या है कि जैसे आप लोगों की लाइव क्लासेस का शेड्यूल फिक्स है, तो इसी तरीके से आप अपनी होम स्टडी का भी एक फिक्स शेड्यूल बनाएंगे, ठीक है ना? जैसे क्लास का शेड्यूल फिक्स है, तो इसी तरीके से आप अपनी होम स्टडी का भी शेड्यूल बनाएंगे सब्जेक्ट वाइज, ठीक है? तो जैसे आज फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास हो गई है, तो मैं यही बोलूंगा आपकी क्लासेस मॉर्निंग में है, तो इवनिंग में आप होम स्टडी करेंगे तो बेटर है। जो क्लास मॉर्निंग में हो चुकी है उनकी होम स्टडी आप सेम इवनिंग के अंदर कर लें, ठीक है ना? और होम स्टडी में क्या करेंगे? 15 मिनट में आपका पूरा नोट्स रिवाइज हो जाएगा, 15 से 20 मिनट के अंदर। 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सुबह आपने लाइव क्लास अटेंड करी है और शाम को उसको सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है ना? तो 15-20 मिनट में वो रिवाइज हो जाएगी, उसके बाद में होमवर्क। अभी आज तो कोई होमवर्क है नहीं, लेकिन आगे से मिला करेगा, तो आपका पर सब्जेक्ट 1.5 घंटा 2 घंटे का स्लॉट आपको होम स्टडी का बनाना है शाम को, ठीक है ना? फिर दूसरी बात कर रहे हैं आप लोग, आप में से कुछ लोग बुक्स वगैरह की, तो बाकी सब्जेक्ट का मुझे नहीं पता है, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में फिलहाल आपको कोई बुक बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? आपको हर चैप्टर की शीट मिलेगी, जैसे मोल कॉन्सेप्ट की शीट जो है कोर्स के अपडेट सेक्शन के अंदर अपलोड की जा चुकी है, ठीक है ना? और मेरी गारंटी इतनी है कि अगर आप मेरी शीट बना लोगे, पूरी शीट अगर बना पाते हो, तो उसके बाद इंडिया में अवेलेबल जितनी भी फिजिकल केमिस्ट्री की बुक्स हैं वो सारी आप आसानी से बना पाओगे, ठीक है ना? अपनी शीट का लेवल किसी भी बुक से ऊपर है, तो आप पहले शीट बना लें, उसके बाद आपकी मर्जी है, आपको टाइम मिलता है तो आप बुक बनाएंगे, क्योंकि क्लास में जो होमवर्क डिस्कस होगा वो सिर्फ शीट का होगा, ठीक है ना? मैंने आप लोगों को पहले गाइडलाइन वाली स्लाइड दिखाई थी और बोला था उसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि होमवर्क कैसे दिया जाएगा, होमवर्क डिस्कस कैसे होगा क्या नहीं होगा, ठीक है ना? तो एक बार चीजों को सुनने की रखा करो। अभी कोई बोल रहा है सर शीट एनफ है क्या, नहीं है बेटा, और तो मैं तुम्हें क्या एग्जांपल दूं, ठीक है ना? अभी इसी साल मार्च अटेम्प्ट के अंदर बीजे सर के स्टूडेंट की 100 परसेंटाइल आई है, ठीक है ना? तो अब एनफ नॉट एनफ डिसाइड करने वाले आप में से कोई नहीं होता, या मैं कुछ भी नहीं होता। आप पहले बनाकर तो देखो, मैं आप लोगों को 4 बुक के नाम बता दूंगा, आप घर वालों से जिद करके वो बुक खरीदवा लोगे, बनाओगे एक भी नहीं, है ना? तो बस बातें करनी है अपने को बड़ी-बड़ी कि ये बुक कर लें, वो बुक कर लें, ना तो आप लोगों के पास टाइम है और ना आप लोगों की श्रद्धा है इतनी कि बुक्स बना लोगे। तो इसीलिए मैंने शीट उस हिसाब से डिजाइन कर रखी है कि आपको बुक की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है? आई बात समझ में? ओके, चलो। और जहां तक एनसीईआरटी की बात है, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी टच भी नहीं करनी है, ठीक है ना? क्योंकि जितना कंटेंट आपको कॉपी में मिलेगा आपकी एनसीईआरटी उसके कंपैरिजन में 1/10 है, ठीक है? तो आपकी इच्छा है, आप अपना टाइम किल करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी देखते रहना, लेकिन मैं आप लोगों को मना करूंगा कि आप लोगों को एनसीईआरटी बिल्कुल भी नहीं करनी है। ओके, चलो टाटा बाय बाय। एनसीईआरटी सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री के लिए नहीं करनी, बाकी सब्जेक्ट में जैसे जैसे सर बोलेंगे वैसे करना है। मेरे सब्जेक्ट में आपको एनसीईआरटी नहीं करनी है, ठीक है ना? ओके।